मार्च 1974 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए 29 साल बीत चुके थे। हर तरफ अमन और खुशहाली फैल चुकी थी, लेकिन फिलीपींस के लुबंग आइलैंड में घने और खौफनाक जंगल के बीच एक सोल्जर आज भी जंग लड़ रहा था। उसका यूनिफॉर्म जगह जगह से फट चुका था, पर उसकी राइफल और तलवार आज भी चमक रही थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 29 सालों के बाद भी अकेला जंग लड़ रहा था, वो भी अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। सोचिए, जब पूरी दुनिया अमन का जश्न मना रही थी, नए शहर बस रहे थे और लोग पुरानी जंगों को भूल चुके थे, तब ये आदमी तन तनहा एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसको खत्म हुए बरसों बीत चुके थे। इसका नाम था हीरो ओनोडा, जिसके लिए वक्त 1944 में ही रुक गया था। उसे लगता था कि दुश्मन आज भी उसकी घात में बैठा है और जैसे ही वो इस जंगल से निकलेगा उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि कोई भी इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। 29 ईयर्स तक अकेले बिना किसी सप्लाई और मदद के दुनिया से कटा हुआ शख्स कैसे रह सकता है। दुनिया के लिए वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुई, लेकिन असल में वो 1974 में जाकर थमी थी, क्योंकि टेक्निकली जब तक आखिरी सिपाही सरेंडर नहीं करता, जंग चलती रहती है। क्या यह सिर्फ एक सिपाही की ड्यूटी थी या फिर उसकी जिद जिसने उसे वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे आखिरी वॉर प्रिजनर बना दिया? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हीरो ओनोडा 1922 में जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, लेकिन ये वो जापान नहीं था जो आज हम रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के लिए जानते हैं। ये एक ऐसा जापान था जो पूरी दुनिया को कॉन्कर करने का ख्वाब देख रहा था। उस वक्त के जापान में बच्चा जब पहला कदम उठाता था तो उसे चलना नहीं बल्कि अपने एम्परर के लिए मरना सिखाया जाता था। ओनोडा का बचपन भी खेल कूद में नहीं बल्कि सख्त डिसिप्लिन के साए में गुजरा। एक ऐसा माहौल जहाँ की डिक्शनरी में सरेंडर नाम का लफ्ज मौजूद ही नहीं था। वहाँ बचपन से ही सिखाया जाता कि जंग हारने पर सरेंडर करने से बेहतर मौत है। ओनोडा भी इसी मिलिटराइज्ड माहौल की पैदाइश था, जिसे बचपन से ही सिखाया गया कि वफादारी का मतलब अपने कमांडर के हर हुक्म को खुदा का हुक्म समझना है। पर वो कौन सा हुक्म था जिसने ओनोडा को 29 साल तक अकेले वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने पर मजबूर किया? साल 1944 वर्ल्ड वॉर 2 अपने उरूज पर थी और जापान का मुकाबला अमेरिका और उसके अलाइज के साथ था। हालात काफी संगीन हो चुके थे और जापान बुरी तरह इस जंग में हार रहा था। लेकिन जापानीज हाई कमांड ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने अलाइड फोर्सेस को सबक सिखाने के लिए ऐसे गोरिल्ला सोल्जर्स बनाने का फैसला किया जो छुप कर दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकें। हीरो ओनोडा भी उन चंद चुने हुए सिपाहियों में से एक था जिन्हें नकानो मिलिट्री स्कूल में गोरिल्ला की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। ये कोई आम मिलिट्री स्कूल नहीं था। यहाँ ओनोडा को इंटेलिजेंस, जासूसी और दुश्मन पर छुपकर वार करने की भरपूर ट्रेनिंग दी गई। उसे सिखाया गया कि कैसे अकेले जंगल में जिंदा रहकर दुश्मन की सप्लाईज को आग लगानी है और कैसे गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए एक पूरी फौज को थका देना है। लेकिन सबसे अहम थी वो खास हिदायत जो उसे उसके कमांडर ने दी थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कमांडर ने ओनोडा की आंखों में देखकर कहा कि तुम्हें किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करना। याद रखो, तुम्हें सुसाइड करने की भी इजाजत नहीं है। चाहे 3 साल लगें या 5 साल, हम वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक तुमने दुश्मन को चैन से सोने नहीं देना। इन लफ्जों ने ओनोडा के अंदर एक ऐसी आग भर दी जो अगले 29 साल तक ठंडी नहीं होने वाली थी। इस मिशन के लिए ओनोडा को फिलीपींस के लुबंग आइलैंड भेजा गया। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो पूरी तरह घने जंगलात से भरा हुआ है। जंगी एतबार से ये जापान के लिए काफी अहम था, क्योंकि यहाँ से अमेरिका और उसके साथियों की सप्लाईज गुजरती थीं। हीरो ओनोडा, जो कि अब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बन चुका था, उसकी जिम्मेदारी काफी सख्त थी। डिस्टरप्ट एंड डिस्ट्रॉय, यानी दुश्मन की सप्लाई लाइंस पर छुप छुप कर हमला करना, उन पर नजर रखना और जंगल के चप्पे चप्पे को दुश्मन के लिए जहन्नुम बनाना। इस मिशन पर उसे तब तक रहना था जब तक जापानीज इंपीरियल आर्मी उसे वापस नहीं लेने आती, फिर चाहे इसमें 5 साल लगें या 10 साल। अभी ओनोडा को लुबंग आइलैंड गए 1 साल ही हुआ था कि अगस्त 1945 में दुनिया ने पहली मर्तबा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होते देखा।
अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराकर पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। इस हमले के बाद जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हो गया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन फिलीपींस के लुबंग आइलैंड में हीरो ओनोडा को ये खबर देने वाला कोई नहीं था। वो अब भी वहां अपने 3 साथियों अकात्सु, शिमादा और कोजुका के साथ घात लगाए बैठा था। अलाइड फोर्सेस, जिनको आइलैंड पर मौजूद गोरिल्लास का इल्म था, उन्होंने वहां लाखों पर्चे फेंके जिन पर लिखा था कि जापान ने सरेंडर कर दिया है, जंग खत्म हो गई है, पहाड़ों से नीचे उतर आओ। लेकिन ओनोडा ने जब ये पर्चा पढ़ा तो उसको शक हुआ कि शायद ये उसे और उसके साथियों को फंसाने की कोई चाल है, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि दुश्मन बहुत चालाक होता है, वो झूठी खबरें फैलाकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। ओनोडा के जहन में सिर्फ एक ही बात टिकी थी कि जब तक मेरा कमांडर वापस नहीं आ जाता, मेरी जंग चलती रहेगी। यहाँ से शुरू हुआ वक्त का वो इम्तिहान जिसने इंसानी बर्दाश्त की हदों को तोड़ दिया। अगले कई सालों तक ओनोडा और उसके साथी किसी भूत की तरह इस आइलैंड पर घूमते रहे। उनके पास न सर छुपाने के लिए छत थी और न ही खाने के लिए कोई राशन। सिर्फ जंगल के भीड़ भाड़ वाले दरख्त और गीली जमीन ही उनका घर थी। जिंदा रहने के लिए उन्होंने कच्चे केले, नारियल और कभी कभार मकामी लोगों के खेत से चुराए गए चावल पर गुजारा किया। जब भूख हद से बढ़ जाती थी तो वो जंगल से निकलकर किसी गाय का शिकार करते और उसका गोश्त धूप में सुखाकर महीनों तक चलाते। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं था। ओनोडा ने लोकल पुलिस और देहाती लोगों को दुश्मन समझकर उन पर कई बार हमले भी किए। अकेली लड़ी जाने वाली इस जंग की कीमत भी बहुत भारी थी। उसके साथी भी अब आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हार रहे थे, पर क्योंकि ओनोडा उनका सीनियर था तो मजबूरन उन्हें उसकी बात माननी पड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ओनोडा के साथी एक एक करके उसका साथ छोड़ गए। 1949 में अकात्सु ने सरेंडर कर दिया। 1954 में शिमादा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और आखिरकार 1972 में अपने आखिरी साथी कोजुका की मौत के बाद हीरो ओनोडा अब इस आइलैंड पर बिल्कुल अकेला रह गया था। लुबंग आइलैंड वैसे भी बहुत कम आबादी वाला आइलैंड है, लेकिन वहाँ के लोकल्स को मालूम था कि आइलैंड के जंगलात में जापानी गोरिल्ला छुपे हुए हैं। ओनोडा उन्हें दुश्मन का साथी समझता था और रात के अंधेरे में उन पर हमले करता था। 29 सालों में ओनोडा और उसके साथियों ने तकरीबन 30 से ज्यादा लोकल लोगों को कत्ल किया और 100 से ज्यादा को जख्मी। आइलैंड की पुलिस ने कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ओनोडा की गोरिल्ला ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि वो बार बार गायब हो जाता था। फिलीपींस की गवर्नमेंट ने भी उसे कई बार यकीन दिलाने की कोशिश की कि जंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने आसमान से न्यूज़पेपर्स भी गिराए, ओनोडा के घर वालों की चिट्ठियां और तस्वीरें भी फेंकी और यहाँ तक के लाउड स्पीकर पर उसके भाई की आवाज भी सुनाई गई। लेकिन ओनोडा को लगता था कि ये सब दुश्मन की कोई साजिश है। वो अब काफी मशहूर हो चुका था, पर वो किसी को दिखता नहीं था। कुछ को लगता था कि वो मर चुका है, तो कुछ कहते थे कि अब आइलैंड पर उसकी रूह मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जहां फौजी दस्ते और सर्च मिशंस उसे ढूंढने में नाकाम रहे, वहीं एक 24 साल के जापानीज लड़के नोरियो सुजुकी ने ये काम बिना गोली चलाए कर दिखाया। नोरियो सुजुकी कोई फौजी नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एडवेंचर का शौकीन था। उसकी जिंदगी के सिर्फ 3 ही मकसद थे। पहला पांडा देखना, दूसरा येटी देखना और तीसरा हीरो ओनोडा को ढूंढना। वो लुबंग के जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और सिर्फ 4 दिनों में ही उसे ढूंढ निकाला। 20 फरवरी 1974 वाले दिन नोरियो सुजुकी और हीरो ओनोडा का आमना सामना हुआ। पहले तो ओनोडा ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सुजुकी ने चीख कर जापानीज में उनका नाम पुकारा और कहा, ओनोडा सैन, एम्परर और जापान के लोग आपके लिए फिक्रमंद हैं। सुजुकी ने उसे बताया कि जापान अब एक अजीम ताकत बन चुका है, मगर ओनोडा की एक ही जिद थी कि मैं सिर्फ तब यकीन करूंगा जब मेरा कमांडिंग ऑफिसर मुझे यहाँ आकर ये ऑर्डर देगा। सुजुकी समझ चुका था कि ये जंग वेपन से नहीं, सिर्फ एक ऑर्डर से खत्म होगी। अब यहाँ मसला ये था कि जिस कमांडर ने 29 साल पहले ओनोडा को गोरिल्ला वॉरफेयर का ऑर्डर दिया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो अब कहाँ है किसी को मालूम नहीं था।
कई दिनों के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने उस ऑफिसर का पता लगा लिया जो अब किताबें बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। मेजर तानीगुची ये वही ऑफिसर था जिसने ओनोडा को ऑर्डर दिया था। काफी प्लानिंग के बाद एक खास मिशन प्लान किया गया जिसमें मेजर तानीगुची को लुबंग आइलैंड भेजा गया ताकि वो उस जंजीर को तोड़ सके जो 29 साल पहले उसी ने बांधी थी। जब ओनोडा ने अपने पुराने कमांडर को देखा तो वो अटेंशन की हालत में खड़े होकर सैल्यूट करने लगा। इसी मौके पर उसके कमांडर ने एक कागज निकाला और उस पर लिखे अल्फाज जोर से पढ़े, जिसका तर्जुमा है, ऑफिसर ओनोडा, जापान हार चुका है, तुम्हारा मिशन अब खत्म होता है, अपनी तलवार और राइफल दुश्मन के हवाले कर दो। 22 साल की उम्र में लुबंग में दाखिल होने वाला ओनोडा अब 52 ईयर्स का हो चुका था। उसने अपनी जवानी, अपने दोस्त और अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल उस वफादारी की नजर कर दिए थे जो दुनिया की नजर में किसी पागलपन से कम नहीं थी। ओनोडा जब जापान वापस आया तो वो एक नेशनल हीरो बन चुका था। उसने कई मर्तबा उन 30 लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया जो उसने दुश्मन समझकर मार दिए थे। पर जो जापान वो 29 साल पहले छोड़कर गए थे वैसा जापान उन्हें कभी नहीं मिला। अब वहाँ टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न कल्चर का राज था। वो इस नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाए और अगले ही साल जापान छोड़कर ब्राजील चले गए। 1996 में ओनोडा दोबारा फिलीपींस के उसी आइलैंड पर गए जहां उन्होंने अपनी जवानी गंवाई थी। उन्होंने वहां के लोकल लोगों को $10,000 डोनेट किए और स्कॉलरशिप फंड भी बनाया ताकि उन लोगों का दर्द कम कर सकें जिनके बड़ों को उन्होंने अनजाने में मार दिया था। अपनी जिंदगी के इस सफर के बारे में उन्होंने कई इंटरव्यूज भी दिए और अपनी किताब में भी खुलकर जिक्र किया। पर उनकी इस कहानी को दुनिया भर में शोहरत तब मिली जब 16 जनवरी 2014 को 91 इयर्स की एज में हीरो ओनोडा हार्ट फेलियर के बायस टोक्यो में दम तोड़ गए। बेशक वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन हीरो ओनोडा शायद वो वाहिद सिपाही थे जिन्होंने ये जंग तो जीत ली लेकिन वो वक्त की जंग से हार गए। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।